नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग आईसीटी की क्लास 6 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन मुख्यतः मॉडरेट से हार्ड लेवल की ओर रखे गए हैं, बल्कि बीच में 4-5 प्रश्न ऐसे भी हैं इस पीडीएफ में जो काफ़ी सरल स्तर के भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इसी तरीके से आना है। एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये पीडीएफ बनाई है, जिसमें से आपको हर स्तर के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशन एंड डिस्प्ले डेस्कटॉप इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग आपको करना है जिससे आप विंडोज में ओपन किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर पाएँ। तो देखिए, आप एक जानते हैं, विंडोज़ के साथ अगर आप एम की प्रेस करते हैं तो जो करंट एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखा है वो एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अगर आपको सारे एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है, यहाँ पे लैंग्वेज में आप पढ़िएगा, लिखा है मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशन। ऑल एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे? विंडोज की के साथ डी ऑप्शन प्रेस करेंगे। विंडोज के साथ डी की प्रेस करेंगे तो सारे एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर को रखा गया है श्रेणी में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, कंपाइलर, असेंबलर जैसी चीज़ें आती हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। जबकि यहाँ पर एक्सेल की बात की गई है, वर्ड प्रोसेसर की बात की गई, वेब ब्राउज़र की बात की गई है, मीडिया प्लेयर की बात की जाए या सोशल साइट का कोई भी एप्लीकेशन हो, ये सारे आपके किस में आते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म मैंने कई बार बता रखा है, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आप जानते हैं कि वर्तमान में आप भी किसी न किसी एक आईएसपी के अंडर ही आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो आप जियो या एयरटेल का सिम का प्रयोग कर रहे होंगे, तो एयरटेल आपका आईएसपी हो जाएगा, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अथवा आप एक्साइटेल या बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपनी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगी। कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि एक आईएसपी क्या क्या कर सकता है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा विशेष नॉलेज रखिए, या प्रीवियस क्लास या जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा उसमें आपको विशेष तौर पे बताऊँगा कौन सी लेयर जैसे आईएसपी पे काम करती है और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ब्लॉक की जा सकती हैं। जैसे कि कुछ साइटें हैं जो हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वह हमारे ब्राउज़र से ना ब्लॉक हो करके आईएसपी से बैन होती हैं। खैर ये आगे का मुद्दा है, लेकिन हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम है, इसको ट्रांसलेट करना है कहाँ? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज यानी जो हमारा कंप्यूटर है या कोई भी मशीन है, वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में दो डिजिट होते हैं, एक 1 और एक 0। और आपको ये पता करके बताना है कि 1 और 0 में किसका मतलब ट्रू होता है और किसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, क्योंकि दो ही डिजिट हैं और एक ट्रू और फॉल्स पे काम करती है। तो ये हो गया। खैर, इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा इनमें चारों में से है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे। तो इसे हम कहते हैं कंपाइलर। लेकिन अगर बात की जाए कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को किस में चेंज करें? मशीन लैंग्वेज में, तो ये है आपका असेंबलर। ठीक है, ये बात समझ लीजिए विशेष तौर पर। बाकी डिबगर का आप जानते हैं कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं
उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम में जो कमियां हैं उन कमियों को हम डिबग करके पता कर सकते हैं, प्रोग्राम कितने स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चीज़ें भी हम डिबगर के माध्यम से जान सकते हैं। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। और कंपाइलर क्या करेगा, एक हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, इनके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न क्या कहता है, फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो देखिए, जो आप कंप्यूटर में या मोबाइल में काम करते हैं तो आप ग्राफिकल बेस्ड यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं। आपके सामने PDF फाइल हो, इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, उन सब के आइकॉन होते हैं, फोल्डर का आइकॉन होता है। उन आइकॉन के माध्यम से, टच स्क्रीन के माध्यम से या पॉइंटिंग डिवाइस माउस के माध्यम से आप उनको एक्सेस कर पाते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जबकि जो पहले ज़माने के कंप्यूटर थे वहाँ पर ग्राफिक्स ना यूज़ होकर के सीधा कमांड लाइन पे काम होता था। हम कंप्यूटर को कमांड देते थे सेल के माध्यम से और कंप्यूटर वो कमांड एग्जीक्यूट करता था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा GUI का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, हाउ मेनी टेराबाइट मेक अ 1 पेटाबाइट। मेमोरी का क्वेश्चन है। मेमोरी का क्वेश्चन नॉर्मली आ ही जाता है, सिंपल सा देख लेते हैं। हम लोग KB से चलेंगे MB की ओर, MB से GB चलेंगे, GB से TB चलेंगे और TB से PB तक आएंगे। और इस सफ़र में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 1024 इसके आगे लिख दीजिए। तो ये आपका फॉर्मेट बनता है। 1024 KB मिलाकर के 1 MB बनेगा, 1024 MB मिला के 1 GB बनेगा, 1024 GB मिला के 1 TB बनेगा और 1024 TB मिला के 1 PB बनेगा। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो यही है कि कितने टेराबाइट, कितने TB हो जाएगा एक पेटाबाइट में। एक पेटाबाइट में कितने TB, तो एक पेटाबाइट में कितने, तो 1024, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 1 GB में कितने MB, तो 1024। 1 MB में कितने KB, तो 1024। ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कहता है द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर यूनिट इज। कंप्यूटर यूनिट का मेन बोर्ड क्या कहलाता है। तो जो प्रश्न का स्लाइड की शुरुआत थी मैंने आपको बताया था, चित्र भी लगा हुआ है, ये आपकी मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में ये सारे कंपोनेंट रैम है, CPU है, CPU का फैन कूलिंग फैन है, ग्राफिक कार्ड है, पावर सप्लाई है और नेटवर्क कार्ड है। ये सारी चीज़ें आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं और इसी को जो है मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। आगे चलें, प्रश्न नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइड्स ऑन द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज एंड अलाउस यूजर टू रिट्रीव डिलीटेड फाइल्स फोल्डर। देखिए, अब प्रश्न को समझते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है विंडोज की बात हो रही है और विंडोज में यूजर को क्या अलाउ करेगा, रिट्रीव करने का, पुनः प्राप्त करने का, किसको, डिलीटेड फाइल और फोल्डर को। लेकिन डिलीटेड और फोल्डर फाइल को कहाँ प्राप्त करना है, डेस्कटॉप पे। कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसी क्या सुविधा होती है कंप्यूटर पर, तो आप जानते हैं कंप्यूटर पर रिसाइकिल बिन नाम का एक फोल्डर होता है, जिसको ओपन करते हैं तो हमें वो फाइल मिल जाती हैं जिनको नॉर्मली हम डिलीट करते हैं या गलती से डिलीट हो जाती है। लेकिन अब अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो अपने डिस्क की स्पेस बचाने के लिए अथवा अगर हम ये सोचते हैं कि फाइल हमें कम्प्लीटली डिलीट करनी है तो हम कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, जिससे फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन।
अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है ईच सेल ऑफ मेमोरी डिवाइस इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के फॉर्म में स्टोर करेगी 1 बिट इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। व्हाट डज द टर्म बिट मीन्स, बिट का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए बिट का सीधा सा मतलब आपका हो जाएगा बाइनरी डिजिट की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? बाइनरी डिजिट की। अभी पिछले एक दो प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बाइनरी डिजिट काम करती है, उसमें 0 और 1 होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा लगता है बोर्ड दिक्कत कर रहा है। एक मिनट में फिर से देखता हूँ। अगला प्रश्न अब आपके सामने है। इन MICR सी स्टैंड फॉर, MICR के फुल फॉर्म में आपको सी का फॉर्म बताना है। तो देखिए इसका मतलब मैंने बताया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और ये रिकॉग्निशन। यहाँ पर आपका सी का मतलब पूछा है और सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय डगलस एंजेलबर्ट एंड इट फर्दर डेवलप्ड बाय विच कंपनी। किस कंपनी ने इसको आगे विकसित किया था माउस को? तो यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो रही। पहली चीज़ तो ये कि जो कंप्यूटर का माउस है इसको पहली बार किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। और आगे इसको किसने डेवलप किया था? तो ये आप याद रखिए, जेरोक्स पार्क नाम की कंपनी ने इसको आगे डेवलप किया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पहला प्रिंटर किसने डेवलप किया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एप्सन कंपनी, जापानीज कंपनी है जिसने पहला प्रिंटर डेवलप किया था। IBM आपकी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो बड़े पैमाने पर बेहतर क्वालिटी के कंप्यूटर्स का निर्माण करती है। और अगला प्रश्न है, रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इट्स रेफर टू एज। एक कंप्यूटर को अगर आप रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को समझते हैं। नंबर 1 है लॉगिंग ऑफ। लॉगिंग ऑफ का मतलब होता है कि जब एक ही डिवाइस पर कई सारे यूजर्स के अकाउंट हो और कोई यूजर्स अपने एक अकाउंट से लॉग ऑफ कर दे, लॉग आउट हो जाए और कंप्यूटर इस स्टेट में आकर के ठहर जाए कि अब वहाँ से ये चुनाव करना हो कि कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, यानी कंप्यूटर का पावर तो ऑन रहेगा लेकिन कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि ये सिस्टम हमारे मोबाइल में भी होता है। अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मोबाइल देना हो और हम चाहें कि वो हमारी फाइल, फोटो, व्हाट्सएप किसी को भी एक्सेस ना करे, तो हम उस व्यक्ति को अपना मोबाइल देंगे। और ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए सेटिंग में, सेटिंग के पास में यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज़र में आप कोई भी यूज़र नया बना सकते हैं अगर एक ही फ़ोन को कई लोग यूज़ कर रहे हैं तो। इससे क्या होगा कि व्यक्ति आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। तो लॉगिंग ऑफ समझ में आ गया। शटडाउन का मतलब होता है कंप्यूटर को बंद कर देना, यानी उसकी सारी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो चल रही है, पावर भी ऑन है, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा, उसे बोलते हैं शटडाउन करना। वार्म बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसको हमें रिस्टार्ट करना है, तो तब जो बूटिंग की प्रोसेस होती है उसमें कुछ फाइलें लोड पहले से हो रखी हैं, तो कुछ लोड होंगी तो उसे कहेंगे वार्म बूटिंग, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब सिस्टम शटडाउन की स्टेज से आता है, किसमें? शटडाउन की स्टेज में है कंप्यूटर, आपने उसको पावर दिया, पावर देने के बाद आप उसको ऑन करते हैं, तो अब जो बूटिंग की प्रोसेस होगी वह कहलाएगी कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब कंप्यूटर पहले से चालू है
और आप उसको रिस्टार्ट करते हैं तब वो आएगी वार्म बूटिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इनमें से लाइन प्रिंटर कौन सा है? तो देखिए, लाइन बाय लाइन प्रिंट करने का काम करता है आपका चैन प्रिंटर। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बायोस। बायोस का क्या कार्य नहीं है? तो हम जानते हैं बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या मतलब हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट और ये सिस्टम। ठीक, क्या होता है कि जैसे हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, बूटिंग की प्रोसेस होती है, बायोस की सेटिंग्स लोड होती हैं, और वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग पोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पोस्ट, ये भी याद रखिएगा। अब पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है तो सबसे पहले हमारा सिस्टम चेक करता है कि क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर है तो वो किस लोकेशन पर है। उसके बाद ये भी चेक करता है क्या मेन मेमोरी लगी हुई है, क्या बाकी जो जरूरी कंपोनेंट हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट होता है बीप का। अगर कंप्यूटर 2 बीप दे रहा है तो उसका एक अलग मतलब है, 3 बार बीप आ रही है तो अलग मतलब है, 4 बार आ रही है तो अलग मतलब है। ये पढ़ेंगे कभी बायोस के बारे में विस्तार से। खैर, यहाँ पे समझते हैं कि बायोस का कार्य कौन सा नहीं है। तो पहला कहता है, इट टेस्ट द हार्डवेयर बिफोर लोडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया टेस्ट करता है ये। दूसरा पॉइंट कहता है, बिफोर लोडिंग इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ ओएस। बिल्कुल, पहले ये लोकेट करेगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर है। जैसे कि आपको अगर नई विंडोज़ आपको इंस्टॉल करनी है तो जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो ऑप्शन देता है कि प्लीज प्लीज सिलेक्ट द बूट डिवाइस। F12 प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ मल्टीपल अगर आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है या SSD लगा रखी है तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप चूज करें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेना चाहते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ XP पे बेहतर लोकप्रिय हुआ, 7 पे आप यूज़ कर सकते हैं कि एक ही कंप्यूटर पर आप कई सारे विंडोज़ रखें। जैसे XP भी है, विंडोज 7 भी है, विंडो 10 भी है। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तब आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं। खैर, फिर कहता है, इट रिमूव्स द टेम्प्रोरी फाइल्स एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। नहीं, ये हमारा बायोस का काम नहीं है, ये काम हमें खुद करना पड़ता है। सिस्टम ऑन होने के बाद हम टेम्प्रेरी फाइल को रिमूव करते हैं। ये बात की बात है, जैसे CC क्लीनर वगैरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। फिर है, इट लेट्स यू कन्फिगर सम ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग। बिल्कुल कन्फिगर करता है हार्डवेयर सेटिंग को, क्योंकि जब हम F10 से सेव करते हैं बायो सेटिंग को तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हो जाती है। कि किसी भी सिस्टम में जब हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात होती है उसकी बायोस की सेटिंग को चेंज करना। ठीक है, खैर किसी दिन बायोस पर विशेष लेक्चर होगा। तो यहाँ पे बायोस का काम क्या नहीं है, ये अस्थायी फाइलों को नहीं हटाता और ना ही प्रदर्शन में सुधार करता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार है, विच टाइप्स ऑफ कैरेक्टर शुड वी यूज इन आवर पासवर्ड टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। हमें अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आपने SSC, रेलवे या किसी भी अदर एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे और फॉर्म भरते टाइम आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप पासवर्ड को इस प्रकार रखें कि उसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक डिजिट हो, नंबर हो। तो कुल मिला के 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ये भी प्रतिबंध होता है कि पासवर्ड कम से कम जो उसकी लेंथ हो वो 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने रखा, कैपिटल में B रखा, स्मॉल में A रखा, स्मॉल में T रखा, एक सिंबल मैंने डॉलर का लगा दिया, फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और फिर एक सिंबल मैंने लगा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट मेरी कंप्लीट हो गए।
एक शर्त हो गई। कैपिटल लेटर का मतलब अपर केस है, तो दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। स्मॉल लेटर है, तीसरी शर्त कंप्लीट हो गई। स्पेशल कैरेक्टर है, चौथी शर्त कंप्लीट हो गई। और डिजिट भी रखे हैं तो पांचवी शर्त भी कंप्लीट हो गई। ये एक स्पेशल या यूँ कहें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का मतलब है कि आपका सिस्टम जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि समस्या सिर्फ ये होती है कि आप खुद ही उस चीज़ को भूल जाते हैं ऐसा पासवर्ड बनाने के बाद। इसने कहा केवल एक अक्षर नहीं रखना, ठीक है, केवल अक्षर नहीं रखना। अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर, इससे भी काम नहीं चलेगा। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, इससे भी काम नहीं चलेगा। अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर हो, डिजिट्स हो और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार, इन द ईमेल एड्रेस mickeymouse@destiny.com द यूजर आईडी क्या है? आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको पढ़ के बताना है कि यूजर आईडी क्या होगी। तो ध्यान रखिए, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बताऊं तो वो इस प्रकार होता है, और यहाँ पे डोमेन नेम डॉट कॉम, ये आपका फॉर्मेट है। @ सिंबल कि इधर साइड यानी लेफ्ट साइड मिलती है आपको यूजर आईडी और इधर मिलता है डोमेन नेम। कौन सी साइट, कौन सा सर्वर आपको ईमेल की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा होगा @ सिंबल के इधर साइड, यही आपकी यूजर आईडी है। तो देखिए @ के इधर क्या लिखा हुआ है, mickey_mouse, तो ये आपकी हो जाएगी यूजर आईडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिकी माउस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और फोन लाइन? केबल और फोन लाइन की रिक्वायरमेंट आपको किस प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी में नहीं होती? जैसे कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं एक्साइटेल या BSNL का डायलअप कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, BSNL का डायलअप और एक्साइटेल का जो लाइन कनेक्शन होता है फाइबर लाइन का, तो कोई भी यूज़ कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे वायर की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, केबल तो समझ ही गए, डायलअप समझ ही गए, DSL समझ ही गए, सारे लाइन इनमें ज़रूरत होती है केबल की। लेकिन आपका सैटेलाइट कनेक्शन ऐसा है जिसमें आपको किसी केबल की ज़रूरत नहीं है। एक परियोजना का आपने नाम सुना होगा, स्टारलिंक, और आप जानते हैं ये परियोजना है एलन मस्क की, और एलन मस्क ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और उनकी स्पीड कई गुना बेहतर होगी जितनी जो करंट 5G स्पीड हम लोग यूज़ करते हैं। खैर, कब तक स्टारलिंक की ये योजना, मतलब उनका प्रोजेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक संदेह का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय मार्केट जो है, यहाँ की लोकल मार्केट, वो असंतुलन में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, विच वायरस अटैच इटसेल्फ डायरेक्टली टू एन एग्जीक्यूटेबल और .com फाइल? यहाँ .com का मतलब वेबसाइट से मत लेना। आप वेबसाइट का कोई एड्रेस ओपन करते हैं तो वहाँ पे www.something.com लिखा होता है, वो .com नहीं, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है। तो ऐसी फाइल हो, एंटर डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन के टाइम ही कौन एग्जीक्यूट हो जाए, वायरस, और अपने आप को डायरेक्टली किससे अटैच रखे, उसी फाइल से, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उससे ये स्वयं को अटैच रखता है। मतलब एक वायरस जो किसी फाइल के साथ आया है, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं, वेब ब्राउज़र या मीडिया प्लेयर डाउनलोड करते हैं, और वो डाउनलोड होने के साथ साथ बैकग्राउंड में चुपके से वो भी हो जाता है, तो ये आपका वो उस टाइप का वायरस है। जैसे आप कई बार कोई गेम डाउनलोड करते हैं और बाद में अपने फ़ोन के ऐप चेक करते हैं तो वहाँ पे कई सारे और ऐप्स हो चुके होते हैं, तो ये वो तरीका है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्शन वायरस, तुरंत एक्शन लेता है। जैसे ही आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, नहीं कि वो दूसरा जो वायरस आया है वो भी चुपचाप उसके साथ इंस्टॉल हो गया। अगला प्रश्न है 19 नंबर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट
इंटरनेट के थ्रू आपको क्या करना है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ना कि प्रोसेस। और यहाँ पर हमको बात किसकी करनी है, द प्रोसेस। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपलोडिंग। अपलोड कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, मतलब अपलोड कर रहे हैं। और वहीं अगर ये कह देता ट्रांसफरिंग की जगह डाउनलोडिंग कह देता तो यहाँ पर, या रिसीविंग कह देता तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाता डाउनलोडिंग। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला ऑप्शन है ये। अगला और अंतिम प्रश्न है, व्हेन ब्राउजर इज इन डैश मोड एनीथिंग यू सर्च फॉर एंड वेबसाइट यू विजिट वॉन्ट शो अप इन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउजिंग हिस्ट्री पर आप नहीं मिलता, आप कुछ भी खोजते हैं या करते हैं, तो ऐसे मोड को कहते हैं इनकॉग्निटो मोड। ऐसा कई बार होता है कि आप ऐसा कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी मतलब अपने फ़ोन के वेब ब्राउज़र में, जो आप चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्रिएट ना हो, या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपका फ़ोन चेक करे और उसे वह चीज़ ना मिले जो आपने हाल ही में देखी है या आपने उसके बारे में रिसर्च की है। तो आप अपने ब्राउज़र में दिए गए इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके वहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आप सरकार से बचे हैं। आप अपने घर परिवार या दोस्तों के बीच में तो बचे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि आपने क्या सर्च किया या क्या आप उस पर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आप सरकार से बचे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। इसी का जो एक और रूप है, मैं आपको बताऊं कि जो चैट जीपीटी जो आप यूज़ करते हैं, इसमें भी एक फीचर आ गया है इनकॉग्निटो मोड का। कई बार आप अपनी व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों को पूछना चाहते हैं, तो आप अगर ये सोचते हैं मैं डायरेक्ट पूछूंगा तो उसकी एक हिस्ट्री बनेगी, उसका एक लॉग बनेगा, तो आप वहाँ पर भी इनकॉग्निटो मोड ऑन करके व्यक्तिगत बातें कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इनकॉग्निटो। तो ये थी आपकी क्लास कई बार ये रिकॉर्ड हुई, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते आपके पास पहुंच नहीं पाई। ये शायद मैं तीसरी चौथी बार प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको जो है डिफरेंट लग सकता है। खैर कोई बात नहीं, बने रहिए वेदांत कंपटीशन क्लासेस के साथ, बेहतर तैयारी आपको मिलेगी यहाँ पर। और वेदांत के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।